ओम शांति एंड गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 5वें सत्र में। और इन 4 दिनों में हमने बहुत गहराई से बहुत ही नए नए टॉपिक्स समझे। शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स को कर रहे हैं, और या तो कुछ पुराने भी होंगे, बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स सुनने में काफ़ी कम आते हैं, बट बहुत गहरी बातें होती हैं। तो हम कल के जो सेशन में बताया गया था उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और उसके बाद आज हम बेहद की फिल्म देखेंगे। तो ये बेहद की फिल्म क्या है उसको समझने के लिए किरण दीदी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उसके पहले हम ये कल का रिकैप सुनेंगे। सो हम यहाँ देख रहे हैं, ये है फॉल्स आइडेंटिटीज, यानी हद का मैं जो हम बनाते हैं, और इसको हमने डिनोट किया था ब्लैक स्मॉल आई लेटर से। सो जब हम अपने को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, वो अदृश्य मेहमान अपने को भूल जाता है, तो हम अपने अपनी पहचान इस ड्रामा के आधार पर बनाते हैं। और ये पहचान हो सकती है आपके पैसे के आधार पर, आपके घर के आधार पर, आपके परिवार के आधार पर, आपके नाम, आपका देश, आपकी पद, आपकी पोजीशन, आपका व्यवहार, आपकी विशेषताएं, आपका नॉलेज, आपकी बुद्धि, और भी सूक्ष्म में हम जाएं तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना विस्तार है इसका। इसको हम बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, और हिंदी में तादात्म्यता स्थापन करना या हद का मैं। ये झूठा मैं है जो अलग अलग प्रकार से होता है। किसी के अंदर बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। एक सीरीज ऑफ हद का मैं होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये जो स्मॉल आई है, ये रूल कर रहा है हमारे माइंड को। ये हमारे माइंड की सेल्सी बताई गई है यहाँ। और ये जो हम आई देख रहे हैं रेड कलर में, ये हमारा रियल आई है, यानी आत्मा का रियल आइडेंटिटी, जो कि मेहमान वाली कॉन्शियसनेस। तो हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार से ये हद का मैं, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे अंदर ये हद का मैं है, और उसको निकालने के लिए जब हम इफर्ट लगाते हैं, तब आंतरिक परिवर्तन होना शुरू होता है। और दूसरी ओर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं रियल आई को जागृत करने की, यानी उस अदृश्य आत्मा को जागृत करना जो वास्तव में हमारी रियल पहचान है। तो हमने कल देखा था कि प्रकृति हमारी दोस्त है, और प्रकृति हमें अलग अलग मैसेज देती है पेन के द्वारा, ताकि हम अब और भी नुकसान ना करें। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप आग के पास जाएंगे तो आप जल सकते हैं, लेकिन प्रकृति आपको क्या करेगी, पहले सेक देगी, यानी एक गर्माहट की महसूसता आएगी, ताकि आप और नुकसान ना कर ले। इस प्रकार से प्रकृति हमको पेन का सिग्नल देती है, ताकि हम उस मैसेज को जान लें और नुकसान ना करें। तो कल अलग अलग प्रकार के हमने फिजिकल पेन देखे थे, जैसे अगर हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है तो हमें कमर में दर्द होने लगेगा। शुरू में दर्द कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अगर ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो पेन बढ़ता जाता है। तो वास्तव में वो पेन कोई दर्द या बुरी चीज नहीं होती है, इस एंगल से देखें। वो वास्तव में हमें याद दिला रहा है कि आपने पोस्चर बिगाड़ा है, आपका बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करो। इसी प्रकार से हम लोगों ने, जो अदृश्य आत्माएं हम सब यहाँ मेहमान बनकर आई थी, लेकिन हमने यहाँ लाइन क्रॉस की, यानी हम अज्ञानतावश इस बॉक्स में फंस गए, और यहाँ हद का मैं हमने बनाया। तो यही सबसे बड़ी हमने गलती की है। हम पराये देश में आते हैं, और पराये देश में आकर अगर हम हक जमाने लगे, और विदेश में जाते हैं और विदेश में हम वहाँ जाकर मेरा मेरा करने लग जाएं, तो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो हमको पनिशमेंट देते हैं, और साथ में हमें फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार से हम विनाश फोर्सेस
कल हमने समझा था कि प्रकृति हमें सिग्नल देती है, एक तो फिजिकल रूप में, और फिर हमने देखा था कि जो ये मानसिक दर्द है, डर, चिंता, तनाव, उदासी, इरिटेशन, बुरा लगना, ये सब विनाश फोर्सेस के रूप में आते हैं हमें ये सिग्नल देने कि आपने ये झूठी पहचानें बनाई हुई, ये फॉल्स आइडेंटिटीज को निकालो। जब हम वो फॉल्स आइडेंटिटीज को जो सिग्नल मिलता है निकालने के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं और ईगो को बढ़ाते जाते हैं, तो बड़ा बड़ा दर्द लेकर आता है ये। तो हमारा लक्ष्य है ये फॉल्स आइडेंटिटीज को 100% निकालना और इस अवस्था में आना। ये है हमारे रियल पहचान। तो ये विनाश फोर्सेस एक एक स्मॉल आई के पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए हमें हर प्रकार का दर्द मिल रहा है आज प्रकृति द्वारा, तन, मन, धन, जन। तो ये चारों प्रकार से हमको दुख मिलता है ताकि हम इन ईगोस को छोड़े, इस हद का मैं को निकाले। तो ऐसे ये प्रकृति का मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो आपने ये चित्र देखा होगा आज के सेशन में जो वीडियो डली थी रिकॉर्डिंग में, तो उसमें यही बताया गया है कि हमारा रियल आइडेंटिटी और ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, ये स्मॉल आइज, तो प्रकृति क्या कर रही है, इस पे वार कर रही है, इसको निकालने में लगी हुई है। लेकिन अगर हम समझदारी से खुद निकाल लें इनको और अपने रियल आइडेंटिटी में आ जाएं, तो हमें प्रकृति द्वारा विनाश बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को हमने इसमें समझा है कि जब हम रियल आई में आना शुरू करते हैं तो हम भाग्य का बल आकर्षित करते हैं। जब हम फॉल्स साइड क्रिएट करते हैं तो हम विनाश बल आकर्षित करते हैं। तो यहाँ जब हम ट्रू आइडेंटिटी में जैसे जैसे आते जाते हैं तो प्रकृति हमें संपूर्ण सुख देना चाहती है। प्रकृति क्योंकि हमारी मित्र है, वो हमको संपूर्ण रूप से खुश देखना चाहती है, हमें वो ऑनर करना चाहती है, हम मेहमान हैं उसके, तो वो हमें 100% मेहमान नवाजी देना चाहती है। बट क्योंकि हमने यहाँ बंधन बना लिए हैं, इसलिए वो भी मजबूर है हमें याद दिलाने के लिए, इसलिए वो हमें दुख दे रही है अलग अलग प्रकार से। बट अगर हम खुद अपने विवेक से, ज्ञान से और समझ से उसको निकालते हैं और अदृश्य मेहमान को जागृत करते हैं, इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, पारस बुद्धि बनते हैं, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, एक्टर्स को स्पष्ट देखते हैं, खुद को भी न्यारा देखते हैं इस ड्रामा से, तो ये भाग्य का बल हमें तन, मन, धन और जन चारों प्रकार का सुख लेकर आता है। तो यही हमने एंड में समझा, ये सार निकल के आया इन 4 दिनों का, कि हमें पत्थर बुद्धि नहीं पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि वो दिव्य बुद्धि है, वो विशाल बुद्धि है, वो चील के दृष्टिकोण की तरह है जो बड़ा नक्शा देख सकती है, वो स्पष्ट देख सकती है कि हम सबका घर है और हम सब अदृश्य सितारे यहाँ आए हैं एक्टर्स बनकर, और ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। और सभी एक्टर्स जो है वो मकोडे के पीछे मौजूद है और वो बहुत ही श्रेष्ठ है, वो परमात्मा के समान है, वो चाइल्ड लाइक इनोसेंट है, लवली है, श्रेष्ठ है, और उनकी जितनी महिमा करे उतनी कम है। तो जब ये दृष्टिकोण हमारा होता है तो हम पारस बुद्धि कहलाते हैं। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे और आज हमारा बहुत ही विशेष टॉपिक है बेहद की फिल्म, तो इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आशा करते हैं आप इस सेशन के दौरान नोट्स भी बनाएंगे ज़रूर, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किरण दीदी आगे कंटिन्यू करेंगे। शांत। गुड इवनिंग। ओम शांति। थैंक यू रितांशु भाई, बहुत अच्छा रिकैप आपने किया। तो एक प्रश्न पूछती हूँ। नहीं, हम सभी अब स्पिरिचुअल राह में चल रहे हैं, तो एक ईगो है जो बिल्कुल छुप कर बैठा है, आने के लिए रेडी है। कौन सा ईगो होगा, कौन सा एक आइडेंटिटी जन्म लेने का पूरा पूरा चांस है? एनी थॉट्स ऑन दिस? क्योंकि हम निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे भी बहुत सारे फॉल्स आइडेंटिटीज, हम दूर करेंगे, पर एक
फॉल्स आइडेंटिटी बस राह ही देख रही है, जो भी अभी नए नए जुड़ रहे हैं स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर, वो बता सकते हैं। इट्स गुड टू नो कि क्योंकि हमने देखा कि जैसे हम फॉल्स आइडेंटिटीज को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें नए भी बढ़ने नहीं देने हैं। अदरवाइज एक तरफ से हम भर रहे हैं और दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं, तो वो जो पॉट है वो उतना के उतना ही रहेगा। आंसर्स आ रहे हैं दीदी, आई नो द बेस्ट नॉलेज। राइट। उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। वो कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है समझना। आप हम आपके घर वालों को देखेंगे और आपको लगेगा कि इनको तो कुछ भी पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैं कितना अब समझने लग गई हूँ। किसी और को भी कहीं भी मिलेंगे तो दृष्टि उसी पर जाएगी। पहले दृष्टि जाती होगी कि सम फिजिकल लेवल की बातों पर दृष्टि जाती होगी ना, पर अब हम हमारा स्टैंडर्ड हो गया है किसी को भी वैल्यू करने का कि ये कितने स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये हमारा ईगो बन गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब भी हम किसी को देखते हैं और हमारे मन में क्या थॉट आया, उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ईगो है उस समय। ईगो तो बहुत सारे हैं, बट उस समय कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी में मैं हूँ, इसलिए मुझे ये थॉट आया। अगर राजकुमार की आइडेंटिटी है, सत्य आइडेंटिटी है, तो सामने वाला भी राजकुमार ही नजर आएगा। इतना आसान है ये चेक करना। हम वृत्ति चेक कर सकते हैं, दृष्टि चेक कर सकते हैं, संकल्प चेक कर सकते हैं कि इस समय कौन सा रावण का सिर खड़ा है, और रावण के सिर को निकालना, यही हमारी मंजिल है ट्रू आइडेंटिटी को पाने के लिए। और एक प्रश्न, सबसे हाईएस्ट कर्म कौन सा है? अब तक जो हमने सुना, हाईएस्ट कर्म, सबसे हाईएस्ट कर्म कौन सा है? आंसर्स आ रहे हैं, सबको जगाना और देही अभिमानी होकर रहना। राइट। सोल कॉन्शियसनेस की तरफ एक कदम भी हम बढ़ाते हैं, खुद को होश में रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, सबसे हाईएस्ट कर्म है। और इसका जो फल है वो प्रत्यक्ष फल, जिसे बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्योंकि प्रकृति, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रकृति हमें बिल्कुल भरपूर कर रही है, कि शाबाश शाबाश, वाह वाह कर रही है। तो सोल कॉन्शियस बनना ये हमारी मंजिल है, और यही सबसे ऊंचा कर्म है इस समय का। एक और प्रश्न, आपका हम्म, कोई ऐसी मोस्ट फेवरेट फिल्म कौन सी है? मोस्ट फेवरेट फिल्म आप चैट में लिख सकते हैं नाम। फिल्म देखते हैं मे बी, स्पिरिचुअल राह पे जो चलते हैं शायद वो अब नहीं देखते हैं, पर अगर पहले कभी देखी है और अभी भी याद है तो। आंसर आ रहे हैं, आनंद 1972 की फिल्म है कोई, हम्म। बाग। बागबा, अच्छा। और बाकी कोई किसी को याद ही नहीं है, सब भूल गए? कोई फिल्म देखते नहीं है, देखी हुई भी याद नहीं है? एक आंसर आ रहा है, ये बेहद की फिल्म, ये ड्रामा जो हमको मिला है लेटेस्ट, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो बहुत रियल लगता है। राइट। क्योंकि जो हमें मोस्ट फेवरेट होता है ना, उसके बारे में हम सोचना बंद नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये फिल्म के बारे में रात दिन हम सोच रहे हैं, यानी ये मोस्ट फेवरेट फिल्म है, भले ही
उसके सीन वायलेंस के हैं, दुख के हैं, दर्द के हैं, बट ये फेवरेट है हमारी फिल्म। इसके बारे में दिन रात हम सोचते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये इतना अच्छा है एक्टर, ये इतना कैरेक्टर वंडरफुल है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो ये है हमारी मोस्ट फेवरेट फिल्म। और इस फिल्म के बारे में हम आज देखेंगे। ये किरण का भी फेवरेट टॉपिक है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसके बारे में समझकर। तो जो भी ब्रह्मा कुमारी इसके स्टूडेंट है उनको पता है कि बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि ये एक फिल्म है। तो फिल्म का मतलब क्या है ना, फिल्म है ये एक लाइन हो गई, बट एग्जैक्टली फिल्म का साइंटिफिक उसके पीछे का इंजीनियरिंग क्या है ना, कैसे बनती है फिल्म, अगर हम उसको देखेंगे, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, तो शायद इस फिल्म को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो हम रितांशु भाई को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वीडियो बताएं जिसमें हम देखेंगे कि ये जो स्थूल जो फिल्म होती है वो कैसे बनती है। ये देखें मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में बहुत सारी तस्वीरें हैं। दरअसल ये एक मूवी है। जी जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये एक मूवी ही है। क्या आप ये मूवी देखना चाहेंगे? बहुत आला, चले हम देखते हैं। नाजरीन, देखने को तो ये बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर छुपी हुई वीडियो दिखाता हूँ। देखें, क्या आपको एक मूवी देखने वाला एहसास ही हुआ और आपको चीजें कुदरती तौर पर ही हरकत करती हुई महसूस हुई? चलें एक दफा इसे फुल स्क्रीन पर दोबारा देखते हैं। जी, अब तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमें टेलीविजन, एलसीडी या किसी भी स्क्रीन के ऊपर हरकत करती हुई नजर आती हैं, वो दरअसल स्टैटिक तस्वीरों की ही भरमार होती है, जो हमें इतनी तेजी से दिखाई जाती हैं जिससे हमारे दिमाग को धोखा होता है और हमें यूं महसूस होता है जैसे चीजें हरकत कर रही हैं, जबकि हकीकत में सिर्फ हाई स्पीड से तस्वीरें ही तब्दील हो रही होती हैं। आमतौर पर हमें 25 से 30 तस्वीरें फी सेकंड दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ जदीद सिस्टम्स में ये तस्वीरें 60 या इससे भी कहीं ऊपर हो सकती हैं। कैमरा जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो वो दरअसल 1 सेकंड में 25 तस्वीरें खींच रहा होता है। सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो के अंदर 50 तस्वीरें होती हैं और इस तरह हम इन तस्वीरों की फौज को देखते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। थैंक यू रितांशु भाई। सो क्लियर हुआ किस तरह से हम ये जो मूवीज़ देखते हैं उसके पीछे का क्या साइंस है। ये जूम भी चल रहा है ना, ये भी क्या है, सीरीज ऑफ पिक्चर्स। आप देख रहे हैं मेरा हाथ यहाँ है, इस इतने में आपने 1 सेकंड में आप 25 पिक्चरों से गुजर रहे हैं। 1 सेकंड में 25, इतने इतनी सारी इमेजेस के बाद इमेजेस हमारे सामने प्रोजेक्ट की जाती है, और उससे हमें लगता है कि ये निरंतरता है। ये जो सामने जो कुछ हो रहा है ना, इसमें लगता है कि ये सत्य है या इसमें चैतन्यता है, इस तरह से अनुभव होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार हम इस फिल्म के लिए लगा सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये कैसे हमारी बेहद की फिल्म ये किस तरह हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये जैसे हमने वो वीडियो में देखा कि अनेक अनेक इमेजेस एक के बाद एक पास होती है। तो हम कहेंगे, इमेज को हम कहते हैं स्लाइड। तो ये हमारा जो ड्रामा है, ये जो फिल्म है, ये है 3 डायमेंशनल फिल्म। जो हम वीडियो में देखते हैं ये होती है 2 डायमेंशनल फिल्म। 3 डायमेंशन क्योंकि हम लाइक यू अंडरस्टैंड ना कि अब हम जहाँ है ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है।
और जैसे हमने देखा कि एक इमेज और उसके अगली इमेज इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये 3D स्लाइड है और हर स्लाइड में थोड़ा सा फ़र्क है ना। एक में अ, हाथ नीचे है, एक में एक हाथ ऊपर गया, फिर थर्ड में दोनों हाथ ऊपर गए, फिर फोर्थ में हम देखेंगे मे बी उसने हाथ हम उसके कमर पे रख लिया। तो ऐसे ये सीरीज ऑफ स्लाइड्स है और आत्मा इन स्लाइड्स की प्रेक्षक है। जैसे हम फिल्म देखते हैं थिएटर में जाकर, तो हम वहाँ प्रेक्षक होते हैं, ऑडियंस है। तो ऐसे यहाँ पर आत्मा इन स्लाइड्स की, ये 3 डायमेंशनल स्लाइड्स है ना, इसकी प्रेक्षक है। अब एक स्लाइड यहाँ पे तो हम बहुत हद में दिखा सकते हैं, बट एक स्लाइड यानी जो कुछ हम इस यूनिवर्स में देख रहे हैं, जहाँ तक भी हम पहुँच पाते हैं, जहाँ तक भी हम देख पाते हैं, ये सब कुछ एक स्लाइड में है। ये स्लाइड बेहद की स्लाइड है, हर स्लाइड। तो यानी इसमें सारे शरीर आ गए, सब देश आ गए, चांद तारे यूनिवर्स सब कुछ ना, हर हर स्टिल के अंदर सब कुछ है। और हर एक आत्मा ये स्टिल का एक एक हिस्सा ना, कोई किस कोने का अनुभव कर रहा है, कोई किस कोने का अनुभव कर रहा है, कोई किस कोने का, कोई बीच में, कोई कहाँ। पर जैसे एक थिएटर में सभी ऑडियंस एक ही फिल्म देखते हैं, एक समय जो इमेज उनके सामने प्रोजेक्ट की है वही सभी देखते हैं, इसी प्रकार अभी इस समय से 800 करोड़ आत्माएं हैं। 800 करोड़ आत्माएं एक साथ एक ही स्लाइड देख रही हैं। फिर थोड़े नेक्स्ट सेकंड दूसरी स्लाइड आ जाती है, सारे सारे के सारे हम एक साथ वो स्लाइड देखते हैं। तो जस्ट लाइक इन थिएटर, जैसे हम एक ही फिल्म देखते हैं, एक एक समय एक स्लाइड देखते हैं, वैसे ही इस बेहद के फिल्म में हम सब एक साथ मिलकर एक बेहद की स्लाइड वन एट अ टाइम हम देख रहे हैं। और जैसे हमने देखा और हम अनुभव करते हैं कि अगर 25 इमेजेस पर सेकेंड स्पीड से अगर हमारे सामने प्रोजेक्ट की गई, तो हमें उसमें निरंतरता अनुभव होती है। तो ऐसे ही जब आत्मा के अंदर ये क्षमता है इस निरंतरता को देखने की, निरंतरता को अनुभव करने की। तो वैसे ही हम आत्माओं में एक से कुछ स्पीड है, कोई एक कांस्टेंट स्पीड है, जिस स्पीड से हम इन स्लाइड्स में यात्रा करते हैं। तो जो से अभी 100 साल पहले 2 करोड़ आत्माएं थी, उसके बाद और थोड़ी एक 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 करके ये मूवी थिएटर के अंदर एंटर होती है। और वो जब नई नई आत्माएं जब एंटर होती है, तो हम तो वो ग्रुप के साथ जुड़ जाती है और वो ग्रुप फिर आगे चलता है। तो अब यहाँ पे जन्म मृत्यु किस प्रकार समझेंगे। जब नई आत्मा ऊपर से आती है, तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम है कि वो कौन से शरीर में उसको उसको अनुभव करना है, कौन सा शरीर उसको मिलने वाला है। और वो उस शरीर का आधार लेती है और उसके आधार पर इस स्लाइड का अनुभव करती है। फिर उसका शरीर अगले स्लाइड में भी होगा, अगले स्लाइड में भी होगा, अगले स्लाइड में भी होगा, जब तक उसका मृत्यु नहीं होता। तो जब वो शरीर स्लाइड में खत्म हो जाता है, शुरुआत और एंड, तो जैसे उसका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, पर वापस उसका नया शरीर रेडी होता है उसके अगले स्लाइड में। छोटे बच्चे का शरीर होगा,
तो वो कहीं जाती नहीं है। ये एक स्लाइड उसकी खत्म हुई, ये शरीर खत्म हुआ और अगले स्लाइड में छोटे बच्चे का शरीर उसके लिए रेडी है। तो ऐसे आत्माएं एक बार जब ये फिल्म देखने आती है तो शरीर भले ही बदलती है, पर उसी फिल्म में आगे नया नया, हम कहते हैं नए नए रोल वो प्ले करती है। तो सभी के सभी एक साथ, हम सब एक परिवार है, तो सभी आत्माएं एक साथ इसमें से यात्रा करती है। और जैसे कहा कि हर एक इस स्लाइड के अलग अलग जगह का अनुभव कर रही है। और उस जैसे हमने कल और परसों देखा कि आत्मा जब इस थिएटर में आती है तो आइडेंटिफाई करने लगती है ना, ये जैसे ये शरीर है, ये से किरण को ये शरीर मिला है। थोड़े समय के बाद किरण को ये शरीर पसंद आने लगता है। फिर बाद में उसे लगता है कि ये मुझे चाहिए ना, ये बहुत सुंदर शरीर है। और फिर वो समझती है कि ये मेरा शरीर है और फिर समझती है कि यही मैं हूँ। तो ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो धीरे 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 ये आत्माएं जैसे जैसे इसमें से यात्रा करती है वो इन चित्रों से आइडेंटिफाई कर रही है। आप देखें ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है कि आत्माएं प्रेक्षक है और समय के साथ साथ न देखते देखते फिल्म देखते देखते इन पिक्चरों के साथ, इन चित्रों के साथ आइडेंटिफाई कर रही है। और जैसे हमने कल देखा कि क्योंकि आप मेहमान बनकर आए हैं, आप यहाँ केवल ये जो फिल्म है इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं और आप समझने लग गए कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ। और वो करने के कारण आपको विकारों का अनुभव हो रहा है। तो वो विकारों के अनुभव के कारण अब वो जैसे विनाश फोर्स की तरह आपको ये फिल्म में दिखाई देता है। जो आपके अंदर जो फॉल्स आइडेंटिटीज आपने क्रिएट की है उस अनुसार आप ये स्लाइड में वो देखेंगे, रिफ्लेक्ट होगा। जो हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर, उसके अंदर की आंतरिक जो स्थिति है वो उसे रिफ्लेक्ट होती है ये स्लाइड के अंदर। तो इसलिए कोई आत्माएं हैं वो बहुत सुख का अनुभव कर रही है इसी समय, पर कोई आत्माएं हैं वो बहुत ही गरीबी का अनुभव कर रही है, किसी को वॉर का अनुभव हो रहा है, किसी को नेचुरल कैलामिटीज का अनुभव हो रहा है। कोई जन्मता है तो ही उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है। तो हर एक अलग अलग समय पर इस फिल्म में आता है और अलग अलग समय पर आने के कारण हर एक के अंदर अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटीज हैं और वो अलग अलग तरह से इसी एक ही फिल्म का अलग अलग तरह से उसे अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये फिल्म है। और मेन बात इसमें है कि आत्माएं इस फिल्म की प्रेक्षक है। हम सभी इस फिल्म को देख रहे हैं। और अब प्रेजेंटेशन मैं दिखाती हूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हम लास्ट में लेंगे। पूरा ये किस तरह से फिल्म है, किस तरह से बाबा भी इसे एक्सप्लेन करता है ना, ये सारा हम समझेंगे और उसके बाद फिर आप प्रश्न पूछना और ज़रूर पूछना। ओके, तो ये हमारा बिग मैप और जो अभी हम फिल्म की बात कर रहे हैं ना वो है इस बॉक्स। ये बॉक्स के रूप में पहले हमने देखा, बट अब हम इसे ही हम फिल्म के रूप में देख रहे हैं। तो ये है ना सीरीज ऑफ स्लाइड्स, जैसे फिल्म की रील होती है।
पर अब और एक इंटरेस्टिंग बात ना, अभी लास्ट में भी 5 साल में वर्चुअल रियलिटी का इन्वेंशन हुआ ना। आपने शायद सभी ने देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस किया होगा। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, जैसे अभी वीडियो में हम 2 डायमेंशनल स्लाइड्स देखते हैं, बट वर्चुअल रियलिटी में वो जो स्लाइड्स होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे हमने कहा कि ये जो दुनिया है, इसकी स्लाइड से ये 3 डायमेंशनल है, पर इसमें बहुत अधिक सोफेस्टिकेशन है जिस फिल्म को हम देख रहे हैं। पर ये जो वर्चुअल रियलिटी की जो फिल्म की टेक्निक है, उसमें वो 3 डायमेंशनल वीडियोस, इमेजेस लेते हैं, और 3 डायमेंशनल वीडियोस एक के बाद एक के बाद एक में भी 25 से भी शायद ज़्यादा स्लाइड्स पर सेकेंड उनको शायद प्रोजेक्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। तो ना, अगर आपने कभी किया नहीं है इसका एक्सपीरियंस, और अगर आपको चांस मिलता है 3 डायमेंशनल हेडसेट पहनकर अनुभव करने का, तो आप ज़रूर करें। ये एप्पल स्टोर में उनका जो विजन प्रो जो प्रोडक्ट है ना, वो डेमो देते हैं। तो आई थिंक 2 साल पहले किरण ने भी किया था ये। तो यू फील ऐसे छोटी छोटी फिल्म्स वो दिखाते हैं। तो एक फिल्म है कि जहाँ पे हम सागर के किनारे पर हैं, और हम जैसे कि वो सैंड पर बैठे हैं, और सामने समुद्र है, और जैसे ही हम चारों ओर 360 डिग्रीज हम घूम सकते हैं उस गैजेट के साथ। और जैसे जैसे हम घूमते हैं, तो हमको एज इफ हमको 360 डिग्रीज का पूरा ही व्यू मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे कि हम सच में वो सी शोर पे, बीच पे हम बैठे हुए हैं। एक और दूसरी फिल्म मुझे याद आती है, वहाँ पे अमेज़न का जंगल था। तो ऐसे लगा कि जैसे कि हम बिल्कुल अमेज़न जंगल के बीच में हैं ना, सब तरफ पेड़ पेड़, कहाँ पंछी, कहाँ लाइक एकदम एज इफ 3 डायमेंशनल इफेक्ट, यानी आप एकदम बीचों बीच उस जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। इतना रियल एक्सपीरियंस। फिर एक और फिल्म थी, उसमें था कि आप एक सिंकिंग जहाज पर हैं, जहाज में एक छेद हो गया है, और उसमें से पानी अंदर आ रहा है, और एकदम पूरे जहाज में पानी भर गया है, और वहाँ जहाज बिल्कुल डूबने वाला है, और जहाज के अंदर जो भी लोग हैं, स्टाफ, वो पानी निकालने का ट्राई कर रहे हैं, और सब सब डरे हुए हैं, और हमें लगता है कि सच में वो हम जहाज में हैं, और जहाज अब गई कि गई, डूबे कि डूबे ना, इस तरह से हमें अनुभव होता है, ऐसे बिल्कुल रियल लगता है। तो you know, हम कह सकते हैं कि बाबा ने तो हमें कहा है फिल्म, बट ये मोर प्रिसाइजली ये एक वर्चुअल रियलिटी है हम सब वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप सोचना इसके बारे में, पर अनुभव ज़रूर करना जहाँ पे भी आपको चांस मिलता है। तो अब हम एज ऑलवेज बाबा के महावाक्य देखेंगे ना, किस तरह बाबा ने हमें बताया है कि ये फिल्म है। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, सब कुछ बाबा से आया हुआ है ना, सोर्स है बाबा की मुरलियाँ। तो यहाँ पे ऊपर डेट है, आपने देखा होगा पहले भी इसी प्रकार से हमने बताई है मुरलियाँ। तो बाबा ने कहा कि आगे यह बाइस्कोप नहीं थे ना। बाइस्कोप का अर्थ यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लिया कि ओल्ड वर्ड फॉर मूवी कैमरा और मूवी प्रोजेक्टर। 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं, इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष बाबा ने मुरलियाँ चलाई, या जो भी हम सुनते हैं वो है 1965 से लेके 1969 तक। तो बाबा कह रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 100 साल ही हुए हैं तब ये फिल्म का इन्वेंशन हुआ है ना, ये फिल्म आया।
तो थोड़ा रिसर्च किया कि किस प्रकार से 100 साल में कैसे ये फिल्म का इन्वेंशन हुआ। तो सबसे पहले जो लाइक लैंडमार्क अचीवमेंट कहेंगे इस फिल्म की दुनिया में, वो था ये चित्र जिनको कहते हैं द हॉर्स इन मोशन। जैसे आपको आपने अभी अभी तक समझा ना कि एक होता है एक फोटो लेना। तो एक फोटो लेने का जो टेक्निक है वो 1800 अर्ली 1800s में आ गया था। बट एक के बाद एक के बाद एक ऐसे न, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे फोटो लेना ना, जैसे अभी हम करते हैं। किसी का फोटो लेना है तो क्लिक 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 करते हैं ना, वीडियो नहीं बनाना है फिर भी हम क्लिक 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 कर सकते हैं। पर उस समय एक टाइम एक ही फोटो ले सकते थे, क्योंकि वो नई टेक्निक तब डेवलप हो रही थी। तो ये फर्स्ट सीरीज ऑफ पिक्चर्स है जिसमें एक के बाद एक ऐसे 12 फोटोज लिए गए। और पता है उसके लिए उनको 12 कैमरास रखने पड़े थे। 12 कैमरास एक के बाद एक रखे, और एक एक कैमरा ने जैसे जैसे घोड़ा आगे भागा उस समय वो एक्टिवेट हुआ वो कैमरा, और उसने उस समय का फोटो खींचा। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वेरी नाइस टू नो। और मैंने इससे क्या सीखा ये भी मैं सुनाऊंगी कि ये जो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा ना, कैलिफोर्निया का। तो उसका जो फाउंडर था लेनार्ड स्टैनफोर्ड, तो वो 1800s में वो था रहा है। अ, उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और वो रेस भी करता था। तो वो जब टाइम था ना, तब जब फोटोज नहीं लिए जाते थे ना, ये नई नई चीज थी फोटोग्राफी। तो घोड़ों के चित्र ना ऑयल पेंटिंग से बनाया करते थे। तो ऑयल पेंट में जब भागता हुआ घोड़ा दिखाते हैं तो वो दिखाते थे कि आगे वाले दो पाँव आगे की तरफ है और पीछे वाले दो पाँव पीछे की तरफ है, और वो घोड़ा जमीन के ऊपर है ना। इस प्रकार वो पिक्चर ऑयल पेंटिंग ना जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं ना, उस प्रकार थे। तो ये जो स्टैनफोर्ड था, तो वो कह रहा है, उसको लगा कि ये सही नहीं है, ये जो घोड़े के पाँव की पोजीशन है ये सही नहीं है। इस प्रकार घोड़ा जब जमीन चारों पाँव उसके जमीन के ऊपर होते हैं जब वो गैलप करता है, तब उसके पाँव की पोजीशन ऐसे नहीं होती है। और उसे प्रूव करना था कि वो जो पेंटिंग कर रहे हैं वो या सब मान रहे हैं कि घोड़े के पाँव इस तरह से होते हैं, आगे के आगे और पीछे के पीछे। तो वो उस तरह तरह नहीं होते, तो उसे वो प्रूव करना था। तो उसने एक पार्टनरशिप की, एक इंग्लिश फोटोग्राफर जिसका नाम मेब्रिज था। तो उसने कहा कि आप मुझे ये इस तरह से फोटो बनाओ जब घोड़ा भागता है, तो 12 लाइक आई वांट टू गेट पिक्चर्स कि ऐसा पिक्चर मुझे मिले कि जब घोड़ा जब भाग रहा है तो उसके सब पाँव जमीन के ऊपर है और वो किस प्रकार दिखेंगे ना। तो इसको करने में उन्हें आई थिंक 3 से 4 साल लग गए यहाँ तक आने में ना। अब हम क्लिक 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 एक के बाद एक फोटो निकाल सकते हैं, बट ये फोटोज निकालने में उनको बहुत साल लग गए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 12 चित्र है। तो अगर पहली लाइन में अगर हम देखते हैं तो सेकंड और थर्ड फोटो जो है उसमें आप देखेंगे कि घोड़े के पाँव उसके पेट के पास है ना, जो वो स्टैनफोर्ड प्रूव करना चाहता था। तो उससे वो प्रूफ मिल गया। पर ये जैसे एक पायोनियरिंग स्टेप थी ये मोशन पिक्चर के लिए। तो ये पिक्चर को बेस रखकर फिर आगे ये लुइस ली प्रिंस करके फ्रेंच में रहने वाला साइंटिस्ट कह सकते हैं उसे,
तो फिर उसने एक एक कैमरे में अनेक पिक्चर आ सकते हैं, इस प्रकार का कैमरा बनाया। फिर न्यू जर्सी यूएस में एडिसन और उसका असिस्टेंट, उन्होंने भी ऐसा कैमरा बनाया जिसमें वो बहुत सारे पिक्चर्स, एक के बाद एक पिक्चर्स ले सकते हैं। हाँ, तो पिक्चर्स तो लिए, बट अब पिक्चर्स को दिखाने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, तो उसे तो पिक्चर्स कैमरा को नाम दिया काइनेटोग्राफ, और जो प्रोजेक्ट करता है उसको नाम दिया काइनेटोस्कोप। और ये हुआ 1890s के समय। ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। और ये जो एडिसन का जो म्यूज़ियम है यहाँ पे न्यू जर्सी में, वो जब किरण गई थी वहाँ देखने, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखे थे और बहुत खुशी हुई थी कि जो बाबा ने कहा ना कि कैसे 100 साल के अंदर ही ये सब का इन्वेंशन हुआ है। और वहाँ पे ये वर्ल्ड का फर्स्ट फिल्म स्टूडियो भी है जिसका नाम ब्लैक मरिया है। और फिर एडिसन ने ना अभी जो थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं, तो उसका फर्स्ट टाइप ऑफ थिएटर, यानी उसको उसने नाम दिया काइनेटोग्राफ पार्लर्स, तो जहाँ पे लोग मूवी देखने जा सकते थे। तो जस्ट इतना ना डिटेल, इट्स इंटरेस्टिंग, और पता भी चलता है ना कि बाबा किस प्रकार बाबा ने कहा, एंड इट इज़ ट्रू। और उसके बाद उसी समय ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है इस युग की, तो जो जब ऐसे बड़े इन्वेंशन होते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति उसके ऊपर काम नहीं करता है। बहुत जगह जगह पर सेम, जैसे कि दिस इन्वेंशन या ये आइडिया इन द एयर, बहुत सारी आत्माएं को ये टच होता है और वो इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर काम करती है। तो ये फ्रेंच, ये ब्रदर्स, इन्होंने भी कैमरा भी बनाया, प्रिंटर भी बनाया और प्रोजेक्टर बनाया, ये भी 1895 में। तो ये जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा थॉट आया, स्पेशली वो स्टैनफोर्ड का जब एग्जाम्पल देखा, तो सोचा कि एक इतनी छोटी सी बात कि घोड़े के पाँव, जब घोड़ा जमीन पे नहीं होता है तो उसके पाँव की पोजीशन क्या होगी, ये प्रूव करने में उसे वो गलत लगा। तो वो प्रूव करने के लिए उसने कितने 4-5 साल ही स्पेंट, यानी वो एक्यूरेसी के लिए कितना कितना उनका, दे आर सो, क्या कहते हैं कि दे विल डू एवरीथिंग एक्यूरेटली दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए। तो अगर है ना, हम भी इसी प्रकार से अगर बाबा की मुरलियाँ अगर अ, अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द का अगर अर्थ अगर हम समझेंगे, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ना। अभी हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है बाकी साइंस में, बट जो मुरलियाँ हैं, अगर ज्ञान उतने ही एक्यूरेसी से मन लगाकर अगर पढ़ेंगे, एक एक शब्द देखेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे समझ के लिए। अब अगली मुरली हम देख रहे हैं। बाबा ने कहा, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। यानी ये जो फिल्म आई उसके पहले अदली बदली ना, एक एक पात्र नहीं है, एक एक्टर नहीं है, तो दूसरा एक्टर उसको रिप्लेस कर सकता है। बाबा कहता है, अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा। ये सृष्टि चक्र, ये एक बड़ा बायोस्कोप है। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता।
यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये जो स्लाइड्स है, ये बेहद की फिल्म की जो स्लाइड्स है ना, ये अनादि है ना, ये ऑलरेडी है, बनी हुई है। एक बार बनी है ना, शूट हुई है, फिर अब बदल नहीं सकता है। और हम आत्माएं इन स्लाइड्स में से गुजरती है। फिर बाबा ने दूसरी एक मुरली में कहा, चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। अगर बदल नहीं सकती है स्लाइड्स और सभी आत्माओं को एक साथ घूमना है तो रिपीट होगा। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। यानी एक स्लाइड में सब कुछ आ जाता है और ऐसी अनंत संख्या में स्लाइड्स है। बेहद बेहद यानी उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। इतना इतनी बड़ी स्लाइड और इतने नंबर है हर स्लाइड के। आई मीन टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स अनंत संख्या में है। फिर एक और मुरली में बाबा ने कहा, नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। यह बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है। अब इस कलयुग में तो उससे सभी नाटक फिल्म के पीछे भोग ले रहे हैं फिल्म का, वो नीचे उतर रहे हैं। पर बाबा कह रहा है कि इस बाइस्कोप का इन्वेंशन इसीलिए निकला है कि जिससे इस ज्ञान को भी हम पूरी तरह समझ सके, यानी इस सृष्टि चक्र को हम पूरी तरह समझ सके। बाबा कहता है नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। एक बार शूट किया ना, वही 12 से 3 शो देखते हैं, फिर 3 से 6 शो देखते हैं, तो सेम शो होता है। 12 बजकर 5 मिनट में जो देखा था वही 3 बजकर 5 मिनट में वही सेम सीन देखेंगे, तो फर्क नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा यह एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। तो ये कहानी है, जैसे हमने पहले भी कहा कि कहानी है नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग ना। जैसे ये एपिसोड्स है ना, 4 एपिसोड्स है इस फिल्म के, कहानी है। और आत्माएं ना इसके ऑडियंस है। तो ऑडियंस और फिल्म ये अलग होते हैं। ऑडियंस फिल्म को देख रहा है, वो फिल्म का हिस्सा नहीं होता। एक स्टोरी है, बाबा कहता है। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी है। ड्रामा में इतने पार्टधारी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे यह ड्रामा बना हुआ है इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। यानी कुदरत है। इसको हम शायद ये पत्थर बुद्धि से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा उसको कुदरत कहता है। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। यानी जो स्थूल में हम देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5,000 वर्ष का है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा 84 जन्म का पार्ट अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। यानी ये स्लाइड्स
अनादि है, नहीं, इनका अस्तित्व है ही। ये विनाश को नहीं पाती है, ना तो कुछ नई बनती है, नहीं, ये ऑलरेडी है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही है। हम्म? नहीं, अगर हमको कभी कभी लगता है कि बाबा आकर नई सृष्टि बनाता है, बाबा कहता है सृष्टि तो है, ये सारी स्लाइड्स है ना। सोचे कि आप थिएटर है कोई, और उसमें फिल्म चल रही है, पर उसको कोई देखने वाला ही नहीं है ना, तो वो फिल्म है ना है उसका, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ना। ऐसे ही ये सारी स्लाइड्स ऑलरेडी है, बट जब आत्माएं उसे देखती है, उसका अनुभव करती है ना, तब उसका उसका मीनिंग भी है उस स्टिल का। तो इस समय अभी हम कलयुग की स्टिल्स देख रहे हैं ना, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सतयुग की स्टिल्स अभी नहीं है ना, सतयुग की स्टिल्स भी है, बट अभी वो स्टिल्स अनुभव करने की पात्रता किसी भी आत्मा में नहीं है। वो सतयुगी स्टिल्स अनुभव करने के लिए सतो प्रधान आत्मा, यानी जो सत्य आय में है, जो जिसके जिस जो कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा ना, जो कुछ भी वो देख रहा है ना, ऐसी आत्मा जब होगी ना, तभी वो सतयुगी फिल्म देखने के लायक बनेगी। तो बाबा आया है हम आत्माओं को ना लायक बनाने के लिए। वो स्लाइड्स हम देख ना, हम वी वी बिकम, नहीं, इट्स लाइक अ गिफ्ट। वो गिफ्ट लेने के की काबिलियत हमारे में आ जाए, इसके लिए बाबा आया है। पर सृष्टि तो है ही, और हमारा भी बाबा कहता है 84 जन्म का पाठ अविनाशी है। आत्मा के अंदर नूंद है कि जब वो स्लाइड सामने आएगी अ, तो आपको वहाँ जाना है, और उस वो जो शरीर है ना, उसको जैसे वर्चुअल रियलिटी में हम हेडसेट पहन लेते हैं और फिर अनुभव करते हैं, वैसे ये शरीर जैसे एक हेडसेट है। तो आत्मा को पता है कौन सा हेडसेट उसके लिए है, और हर स्टिल में उसको पता है वो वो, वो कौन से शरीर का वो यूज कर सकती है। तो वो ये अविनाशी पार्ट है, बट ये स्टिल्स ये कॉमन है सबके लिए, और सभी का शरीर है हर स्टिल में। जब जैसे ही हमारे एंट्री होती है, तो उसके बाद हमारा शरीर वहाँ पे नजर आता है। तो सृष्टि तो है ही। फिर बाबा ने कहा, हम जानते हैं जो कुछ हो चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। बाबा के शब्द थोड़े समझना ज़रूरी है ना। अभी हम कहते हैं शूट हो रहा है, यानी अभी इस समय अगर हम कुछ शूट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि अभी शूट हो रहा है ना, बट बाबा ये शूट होना शब्द अलग तरीके से यूज़ कर रहा है ना, ये यहाँ पे पता चलेगा। तो बाबा यहाँ कह रहा है, ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। शूटिंग, इसको भी शूटिंग कह रहा है, यानी जो प्रोजेक्ट हो रहा है सामने, सामने एक के बाद एक चित्र आ रहे हैं, बाबा उसको भी शूटिंग कहता है। जब जब वो बना, उसको भी शूटिंग कहता है। आई थिंक ये सब अनादि है, तो शायद ये राज है बाबा का सेम शब्द यूज करना। बट ये शूटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वापस बन रहा है, नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, बट ये सिर्फ इस समय हमारे सामने ये इमेजेस शूट हो रही है, यानी आ रही है। तो इसलिए ये बाबा कहता है कि शूट होता जाता है, यानी ये इमेजेस आती जाती है हमारे सामने। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। हर कल्प में ना हमने ये सेकंड रिपीट किया हुआ है। अभी ये जो हम जूम पर ये देख रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये 5,000 साल पहले भी हम इसी सेकंड ऐसा ही किया था। सेकंड सेकंड रिपीट होता है, क्योंकि ये सेम फिल्म रिपीट हो रही है।
शूट होता रहता है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये शूट का मतलब बाबा किस प्रकार ले रहा है। नया शूटिंग की बात नहीं है, वही सामने आ रहा है। बना बनाया ड्रामा है, ऑलरेडी प्री डेस्टिन ना, प्री मेड है। तुम एक्टर्स हो, पर अभी बने बनाए ड्रामा में एक्टिंग किस प्रकार की होगी ना, हमारे बुद्धि को वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नाटक का एक्टर और अभी ये फिल्म जो बना बनाया है उसका एक्टर, इसमें क्या फर्क है, या फिर क्या बाबा कहना चाहता है। ये हम विचार सागर मंथन हम हमें करना जरूरी है। क्योंकि चित्र तो सामने है, शरीर तो ये स्लाइड का ही पार्ट है। हम तो केवल उसे पहन लेते हैं, या उसमें जाते हैं मेहमान बनकर और मूवी का अनुभव करते हैं। तो एक्टर्स, फिर बाबा कहता है एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो। अब कितना आसान लगता है साक्षी होकर देखना। फिल्म चल रही है, जो प्रेक्षक है वो साक्षी होकर ही देखेगा। अगर उसको समझ में आ गया है ये फिल्म है ना, छोटा बच्चा होगा तो वो रोएगा, उसको लगता है कि सत्य है, वो किसी से आइडेंटिफाई करता है, उसको कोई तकलीफ हुई तो ये बच्चे को रोना आता है। पर अडल्ट हो जाते हैं, समझ में आ गया कि ये फिल्म है, ये जो कुछ देख रहे हैं सब चित्र है। हम केवल अनुभव कर रहे हैं, तो साक्षी होकर ही देखते हैं ना, मनोरंजन की तरह देखते हैं। तो जब हमको ये समझ में आता है कि ये सच में फिल्म है, तब हम साक्षी होकर देख सकते हैं। तब तक साक्षी होकर देखना ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा को आकर ये ज्ञान देना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि ये एक फिल्म है। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। यानी एक इमेज, एक एक इमेज आई, दूसरी इमेज, पहले वाली इमेज गई। बाबा कहता है ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। बाबा कहता है मैं हूं ही कहाँ यहाँ पे। ये तो बना हुआ ड्रामा है, यह सब ड्रामा की नूंद है। नूंद यानी ऑलरेडी उसके अंदर है ही ये। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। ड्रामा की नॉलेज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि राजयोग यानी हम अपने घर में जाकर हमारा सत्य अनुभव करें। पर जैसे हमने कहा ये फिल्म हमारी इतनी फेवरेट हो गई है कि रात दिन हम इसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये फिल्म है। पर जब बाबा हमको बताता है कि ये फिल्म है, ये कुछ सच नहीं है, तब चांस है हमारा कि ये जो इतना इस ड्रामा का महत्व इतना हमने बड़ा करके रखा है, या हमको दूसरा कुछ पता ही नहीं है, तब हमारी बुद्धि खुलती है कि अगर ये ड्रामा है और हम इसके पीछे इतने पागल हो गए हैं, तो सच में बुद्धि भ्रष्ट है, पत्थर बुद्धि है। तो जब हम इसे बुद्धि से समझते हैं ना, फिर ही इस ड्रामा से परे जा सकते हैं, तब हम इस ड्रामा के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। तो वही बाबा कहता है यही है राजयोग ना, यहाँ से अभी बुद्धि हटाओ और अपने सत्य में चलो। फिर बाबा कई बार कहता है कि यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, यह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। तो जू क्या होता है, ये पीस बाबा एक एक शब्द जो बाबा ने समझाया है मुरली में, अगर हम उसे डिटेल में उसको जानने का ट्राई करें तो इट हेल्प्स इन अ बिग वे। तो ये एक वीडियो मिला कि जू क्या होता है ना। जू है सिंधी शब्द, जू यानी राह, क्या राहट, जो कुआं होता है ना, कुएं में से पानी निकालने की जो पहले
पुराने ज़माने में जो टेक्निक थी उसे जू कहते थे। तो इसमें ना फ्यू मिनट्स हम देखेंगे कि ये जू क्या है। आज के समय में कुएं से पानी निकालने के लिए अनेक आवाज़ आ प्रकार रही की है मशीनें आ हितांशु चुकी भाई? हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यस, इस आ रही मशीन है। के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था और खेतों में सिंचाई की जाती थी। इस मशीन को रहट कहते हैं। इसके एक हिस्से को हॉरिजॉन्टल घुमाने पर दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक वर्टिकल घूमने लगता है और इस प्रकार से कुएं से पानी निकलने लगता है और इस छोटे कुंड में गिरता है और यहाँ से एक नाली बनाई गई है जिससे पानी खेतों तक पहुँचता है। इसमें ना बिजली की ज़रूरत है और ना ही पेट्रोल डीजल की। ये ऑलमोस्ट लकड़ी का बना हुआ है और इसके कुछ हिस्सों में लोहे के सरिये और बर्तनों का उपयोग किया गया है। यह मशीन आज भी आपको राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल जाएगी। आपके राज्य में रहट को किस नाम से जानते हैं? या तो बाबा कहता है ये जू मिसल चलती है, यानी ऑटोमेटिकली चल रही है। नहीं, इसको चलाने वाला कोई नहीं है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा ऑटोमेटिकली, ना उसको बिजली चाहिए, ना उसको कुछ पेट्रोल चाहिए, ना कोई ह्यूमन एफर्ट चाहिए ना, ये अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, टिक टिक। तो इसी तरह ये जो फिल्म की रील है ये ऑटोमेटिक अपने आप चल रही है, ये कुदरत है। बाबा कहता है ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इस फिजिकल लेवल के एग्जाम्पल्स देकर बाबा हम्म, हमें थोड़ा आइडिया दे रहा है कि ये कैसी फिल्म हो सकती है। फिर ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये समझना इस प्रकार से, ये अव्यक्त मुरली से है। तो बाबा बाबा ने कहा कि अब ये अगर ये फिल्म है तो अभी आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है इस ज्ञान को। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है ना, यानी बाबा कहता है ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है ना, है कार्टून शो चल रहा है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वहाँ पपेट शो चल रहा है। तो वह देख कर के परेशान होंगे व मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। तो जो कुछ भी चल रहा है, वॉर भी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट बाबा कह रहा है कि ये सारा नाटक के अंदर है। ये स्लाइड्स ही इस प्रकार है। ये बेहद के स्लाइड में अभी किस कोने में वॉर के सीन्स हैं ना, वॉर वॉर की पिक्चराइजेशन हुई है। तो वहाँ वॉर, वहाँ जो है उनको वॉर का अनुभव हो रहा है। कहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज है तो वहाँ पे वो सीन चल रहा है, पर आत्माएं वो स्लाइड के अंदर नहीं है। आत्माएं तो स्लाइड के बाहर है। आत्माएं केवल उसे देख रही है। शरीर भी वो इस्तेमाल कर रही है, वो शरीर नहीं बन जाती है। शरीर अलग है और वो स्लाइड के अंदर जो चित्र है जिसका वो उपयोग कर रही है वो अलग है। वो चित्र खत्म हो सकता है, अगले स्लाइड में शायद वो नहीं होगा, पर आत्मा हमेशा सेफ है। तो अगर आप उपराम होकर इसे देखेंगे, बाबा कहता है कार्टून शो की तरह इसे देखो।
तो परेशान नहीं होंगे, मनोरंजन होगा। ये ये हम ना कोई कोई हमारा अपमान करता है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्टून शो अगर हम समझते हैं उस समय, तो बड़ा मनोरंजन होता है। फिर एक और बात ना, बाबा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कई कई तरह की कल्पनाएं हैं, कई तरह की समझ है इस ड्रामा को लेकर। तो बाबा ने एक बात यहाँ पे स्पष्ट की। बाबा कहता है, कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। तो कई से अगर आप कभी सुनेंगे कि ना ये ड्रामा अम, आत्मा के अंदर ही है ना, ऐसा ऐसा भी कहीं सुनाई देता है, या कुछ है ही नहीं। तो वो बाबा कहता है ये सही नहीं है। ये है अनादि बनी बनी बनाई फिल्म है। इसकी स्लाइड्स है, बेहद की स्लाइड्स, बेहद का फिल्म, और आत्माएं इसकी प्रेक्षक है। तो दूसरी कोई भी मान्यताएं अगर हमको सुनाई देती है, तो बाबा ने हमें ऐसा नहीं कहा है। ये हमको उस समय अपने आप को सुनाना है। हम्म, फिर एक और मुरली में बाबा ने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। क्या है बेहद की नॉलेज? ना यही है बेहद की नॉलेज, कि ये ड्रामा किस प्रकार बना हुआ है, इस ड्रामा में आदि मध्य अंत क्या है, और हम हम कहाँ है इस ड्रामा के पर्सपेक्टिव में। हम हमारी पोजीशन क्या है? हम ड्रामा के अंदर है, बाहर है, प्रेक्षक है, हम कौन है? ड्रामा की नॉलेज में, बेहद की नॉलेज में ये भी आ जाता है। बाबा कहता है इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं ना। बाबा कहते हैं इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा, फिल्म कहेंगे। इस बेहद की ड्रामा को बाबा कहता है ये फिल्म है, फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाए, परंतु यह ड्रामा में, वापस पढ़ती हूँ, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती। मुक्ति में पाना यानी वापस इस चक्र में आना ही नहीं, ये हो नहीं सकता। यह कोई नहीं जानते कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। अब ये जब स्लाइड्स का मॉडल हम देखते हैं तो समझ में आता है ना, ये रिपीट होने वाला है। जो शरीर इस आत्मा के लिए ऑलरेडी असाइंड है, उसको वहां जाना ही पड़ेगा, उसको उसको अनुभव करने के लिए। तो कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी है कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं है। स्टैनफोर्ड की तरह हमें बनना है मूल्यों का अध्ययन करने के लिए। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। हम्म, तो ये एक ऐसे ही कैसे प्रेक्षक बैठे हैं और स्क्रीन के ऊपर मूवी में ना घोड़ा दिख रहा है उसे, और ये ऑडियंस कह रहा है कि ये मेरा है।
नहीं, इस प्रकार हम भी इस फ़िल्म को देखते-देखते इसके इतने आकर्षण में आ गए कि जिस जो जिसके संबंध में हम आए ना इस फ़िल्म को देखते हुए, वो शरीर को यूज़ करते हुए, उसे हम कहने लगे ये मेरा है। और फिर बाद में जो हमारा चित्र है उससे हम समझते हैं कि हाँ मैं ही वो हूँ। वो डॉल डॉल को ही समझ रहे हैं कि मैं हूँ वो। कितना कॉमेडी लगता है ना जब हम इसको एकदम पारस बुद्धि से समझ जाते हैं कि बाबा हमें क्या कह रहा है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि अंतिम जो हमारी स्थिति होगी वो होगी साक्षी और साथी। बाबा साथी है और हम साक्षी हैं। और हम साक्षी तभी रह पाएंगे जब हमको 100% निश्चय होगा कि हम ड्रामा के अंदर नहीं है। ये कुछ जो कुछ चल रहा है ये जैसे कि एक फिल्म चल रही है और हम सच में प्रेक्षक हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये सब कुछ ड्रामा की सामग्री है। और उस अंतिम स्थिति को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये अभ्यास करना है, बार 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 याद दिलाना है अपने को कि ये जो कुछ दिख रहा है सारा फिल्म है। वो वर्चुअल रियलिटी की तरह ना, ये शरीर में बैठकर आत्मा ये सारा अनुभव कर रही है सब कुछ। स्लाइड है, ऐसा नहीं नहीं है। हम इतने भी भ्रम में नहीं है ये सब। हाथ लगा सकते, खा सकते, पी सकते हैं वहाँ पर। ये सब नाटक में है और मैं नाटक के बाहर हूँ। ये स्लाइड में कुछ भी होगा पर ये आत्मा के ऊपर उसका असर नहीं होगा। आत्मा तो एवर सुरक्षित है, एवर एवर एग्जिस्ट करती है वो, है क्योंकि रिपीट होने वाला है ना यही यही नाटक। तो वापस पार्ट प्ले करने तो आएगी ही, तो कहाँ जाएगी? नहीं, मर तो नहीं सकती है। नहीं, ये कितना कितना राहत देने वाला ये ज्ञान है कि और जो कुछ हुआ ना सब कुछ नाटक की कहानी के अनुसार था। किसी भी बात का गिल्ट में जाना, ओ मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब हमने कुछ किया नहीं है। ये सब नाटक में था। बट अब जस्ट बिकॉज ये एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि जब कोई समझता है कि ये सब नाटक है तो अब हम क्या कुछ करें ना, क्या करने की अब ज़रूरत है। तो ये भी करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि कल जो हमने देखा कि कर्मों की गुह्य गति है। अब मुझे समझ में आया है ये नाटक है, पर अब मुझे ये भी समझ में आया है कि मैं ये नाटक में पूरी तरह से फंस गई हूँ। ये नाटक को सच समझ रही हूँ, मुझे लगता है मैं ही हूँ वो रोल। तो अब मुझे क्या करना है? नाटक को चेंज करने का मेरा पार्ट नहीं है। नाटक तो ऑलरेडी है, ये फिल्म तो ऑलरेडी है। बट अब मुझे क्या करना है? इस ना फिल्म के साथ जो आइडेंटिफिकेशन किया है इसमें से मुझे बाहर आना है। ये है आत्मा का पुरुषार्थ। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि अंदर जो चल रहा है, भले ही सेवा चल रही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सारा ये नाटक में है। इसमें हम नहीं कुछ चेंज करेंगे। पर अब मुझे इस आइडेंटिफिकेशन का जो बंधन है इसमें से बाहर निकलना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये हर सेकंड करना है ना। दूसरी स्थूल सेवा तो कभी होगी कभी नहीं भी होगी। बट ये जो पुरुषार्थ है ये हमें हर सेकंड करना है, क्योंकि हर सेकंड हम फंसते हैं नाटक में। तो इतना ये ज्ञान समझकर सच में पता चलता है कि पुरुषार्थ क्या है। और बाप समान बनना यानी क्या? क्योंकि बाबा है वो इसको प्रेक्षक बन के देखता है। नहीं, उसका कोई बंधन नहीं है इस ड्रामा के साथ। तो बाप समान बनना यानी इस ड्रामा से कंप्लीटली मुक्त होना ना, न्यारा बनना।
और जब तक हम अपने आप को रोल समझते हैं ना, तब तक इस नाटक के स्क्रिप्ट के प्रभाव में है। नाटक में जो कुछ हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम कभी गुस्सा अनुभव करेंगे, कभी हमें कोई अच्छा नहीं लगेगा, कभी मोह आ जाएगा, कभी लोभ है, कभी अहंकार है। पर जब मुझे समझ में आता है कि अरे ये तो कुछ सच है ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, तो सारे विकार जिसको रावण कहते हैं वो पूरे ठंडे हो जाते हैं। उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। ये निर्विकारी बनना, इसके लिए ये फिल्म की कॉन्सेप्ट बहुत बहुत पुश देती है। रोल समझते हैं इसीलिए सब कुछ दुख दर्द चिंता है, पर जैसे ही अगर मैं ये रोल हूँ ही नहीं, जो कुछ चल रहा है ये कहानी है, ये मेरी नहीं है कहानी, ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है सब कुछ। आई हैपन टू बी ऑडियंस इन दिस। अब मुझे उस होश में आना है ना। होश में आने का मतलब ही ये है कि मैं ऑडियंस हूँ, ये फिल्म के बाहर हूँ। इसको कहते हैं होश में आना। जब हम फिल्म फिल्म का हिस्सा समझते हैं तो हम बेहोश हैं, बुरी तरह से बेहोश हैं। तो ये फिल्म का ज्ञान समझकर ऐसे नहीं कि अब मैं क्या, कुछ करना बाकी ही नहीं है। एक्चुअली अब करना अब शुरू होता है। आत्मा को ऊंचा उठाना, आत्मा को यहाँ से मुक्त करना, दुख दर्द से मुक्त करना, और खुद मुक्त होंगे और दूसरों को भी मुक्त करेंगे। ये इतना जबरदस्त ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। यहाँ अभी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और ये भी पूछना है मुझे कि क्या आपको समझ में आया, नहीं क्या जो भी बात बताई गई आपको अच्छा लगा सुनकर? ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ अब आसान हो जाएगा ना, એટલે हमें समझ में आएगा कि हम करना क्या है। सर सारे यस, केम टू नो द रियल सीक्रेट टुडे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमें ड्रामा को जीरो करना है। या और क्या होता है ये, जब अब मुझे फिल्म का मॉडल समझ में आया ना, तो अब मुझे सारी मुरलियाँ समझ में आने लगती है। बाबा मुरलियाँ सबके लिए सुनाता है। एक एक दिन के बच्चे के लिए भी सुनाता है, 60 वर्ष जो है उनके लिए भी सुनाता है, जो ज्ञान में चल रहे हैं 60 साल से। पर अब मुझे उस मुरली को इस प्रकार से समझना है। हाईएस्ट ज्ञान अब मुझे समझ में आया, सीक्रेट समझ में आ गया है। तो उस सीक्रेट के आधार पर अब मैं उस ज्ञान को समझूंगी। हम किंडरगार्टन की तरह नहीं पढ़ेंगे मुरली को, हम इस राज को समझते हुए मुरली को पढ़ेंगे। तो बहुत खुशी होती है ना, क्योंकि ये मुरलियाँ भी रास युक्त मुरलियाँ हैं। ऐसे नहीं है, दिखती है बहुत सिंपल कि बाबा ने बच्चों के लिए सुनाई है, पर अगर ये राज युक्त होकर ना स्टैनफोर्ड की तरह अगर हम इन मुरलियों को अध्ययन करेंगे, तो बहुत बड़ा प्राइज आत्मा को ना ये अभी इस संगम पर ही मिल जाता है। एक और प्रश्न आ रहा है दीदी। या क्या स्क्रीन का एग्जांपल हम ले सकते हैं? मैं स्क्रीन हूँ और उसमें वैरायटी प्ले चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ। इज इट राइट? स्क्रीन का क्या मतलब होता है? स्क्रीन जो सामने फिल्म चल रही होती है ना, उसका बोल रहे हैं, जिसपे स्क्रीन पे फिल्म चलती है। अच्छा, वापस पढ़ना प्रश्न। प्रश्न ये है, क्या मैं स्क्रीन हूँ, मतलब हम खुद ही, मतलब सोल इज द स्क्रीन, और उसी स्क्रीन पर सभी वैरायटी प्ले चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो पूछ रहे हैं क्या ये सही है? हम्म, जिस तरह से बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया है ना, वो मुझे तो राइट नहीं लग रहा है, क्योंकि हम स्क्रीन के बाहर हैं ना। अगर आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के अंदर नहीं हो सकते ना, स्क्रीन के अंदर नहीं है आप स्क्रीन के बाहर हैं। भले ही आप आपकी सेल्फी देख रहे हैं, बट आप सेल्फी नहीं बन जाते हैं ना, आप स्क्रीन के बाहर हैं। तो हम प्रेक्षक हैं, ये दैट इज़ द राइट
पॉस्चर और राइट पोजीशन है आत्मा की, राइट पर्सपेक्टिव है, और वही सत्य है। क्योंकि हम भले ही वो शरीर हमने धारण किया है, बट अगर आप वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल लेंगे ना, तो वर्चुअल रियलिटी में हम वो हेडसेट पहन लेते हैं, बट हम हेडसेट नहीं बन जाते हैं। हम हेडसेट से सेपरेट है। भले ही वो सारा थ्री डायमेंशनल अनुभव हो रहा है, चारों ओर का अनुभव हो रहा है, बट हेडसेट सेपरेट है, और जो उसको यूज करने वाली जो है वो सेपरेट है। तो इसी प्रकार से आत्मा सेपरेट है। या एक और प्रश्न आ रहा है कि जो वॉर्स हो रहा है वहां पर, और वहां हमारे ऊपर अगर मिसाइल गिरती है तो हमारी बॉडी तो पूरी नष्ट हो जाएगी। तो ये सब कार्टून कैसे कह रहे हैं आप इसको? ये बाबा ने कहा। कार्टून इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारी बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी भी नहीं है ना, ये पराई दुनिया है। ये से अभी आप ये स्क्रीन पर आपकी सेल्फी देख रहे हैं, और वो सेल्फी को गोली मार दी गई ना, से तो आपको लगेगा क्या आपको गोली मारी? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है वो स्क्रीन पर चल रहा है ना, आप सेपरेट है। तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ये अभ्यास कर करके कि हमको सच में लगेगा कि हम सच में फिल्म देख रहे हैं। वो कंप्लीट सेपरेशन अनुभव होगा। तो जब सेपरेशन अनुभव होगा तो समझ में आएगा ये तो कुछ, मैं तो सेपरेट हूँ, यहाँ पे जो चल रहा है ना ये फिल्म है। वेरी नाइस। सब ड्रामा है तो अच्छे का अच्छा, बुरे को बुरा कैसा क्यों कहते हैं? ये भी ड्रामा में था ना, ये सारे भक्ति मार्ग की जो भी बातें हमने सुनी, शास्त्रों में जो भी सुना है, ये सब ड्रामा का पार्ट है। पर अब हमको समझ में आ गया है जो कुछ भी आज तक जो कुछ भी हमने सुना है, देखा है, सब कुछ ड्रामा में है। तो बेस्ट है कि हम क्वेश्चन ही ना करें। अभी जो बाबा हमको सुना रहा है, नहीं हम बस वही सुने, और हम प्रेक्षक हैं। ये समझ कर इस ड्रामा को देखना है, नहीं जैसे कि फिल्म देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, बस स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अनुसार हुआ ना। और जब हम ये इसको न्यारा समझ कर देखते हैं ना, तो ये खेल नजर आता है, सच में ही खेल है। बाबा अभी हम अ, कहते हैं कि किस प्रकार हम वायलेंट सीन्स हम कैसे देख पाएंगे, बट बाबा भी तो देख पाएगा ना। बाबा को भी मालूम है ना क्या चल रहा है, तभी तो टाइमली बाबा हमें सुनाता है क्या करे क्या नहीं करे। बाबा को मालूम है ये बाकी के स्लाइड्स आने वाले अब कैसे हैं। नहीं, बार बार साकार मुरलियों में बाबा ने हमें वार्निंग्स दी है क्या क्या होने वाला है। बट वो तो आनंद में है ना, उसको कोई चिंता है कि आप पुरुषार्थ करते हैं नहीं करते हैं, वो तो निश्चिंत है ना, आनंद उसको तो ही इज बियॉन्ड, क्योंकि वो सत्य जानता है। तो जो सत्य जानता है और जो सत्य का अनुभव कर पाता है ना, उसके लिए खेल है। तो वो निश्चिंत होगा, उसको मालूम है सब कुछ राइट होने वाला है। एट द एंड ये सभी मेरे बच्चे ये वापस चले आएंगे। बट मुझे पर्सनली मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दुख का अनुभव ना करूं। बिना दुख मैं यहाँ से फिल्म खत्म होती है उसके बाद मैं आराम से घर जाऊं, हंसते हंसते घर जाऊं, और अनेकों को मदद देकर अनेकों को भी हंसते हंसते साथ में ले जाऊं। बाबा के साथ जाना है, ये हमारा उद्देश्य। कल लास्ट प्रश्न लेंगे। या श्योर। व्हेन वी लीव, जब हम शरीर छोड़ते हैं, ये कपड़ा छोड़ते हैं, शरीर रूपी कपड़ा, तो क्या हम इस ड्रामा को फिर क्लियरली साक्षी होके देख पाएंगे शरीर, दूसरा शरीर लेने के पहले? या हमें कई जो
नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं उनका अनुभव जब हम सुनते हैं तो वो ऐसा सुनाते हैं कि उनको दिखाई देता है कि वो शरीर से बाहर है और वो बाहर से अपने खुद के ही शरीर को देख रहे हैं और वो ये भी अनुभव करते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है कि कोई चीज़ कहाँ है वो उनको उनकी दृष्टि थोड़ी क्योंकि वो शरीर के बंधन से बाहर है तो उनका अंडरस्टैंडिंग उनका उनकी क्लैरिटी वो मच बेटर होती है कितना देख सकते हैं आई एम नॉट श्योर बट डेफिनेटली शरीर के अंदर है उससे कई गुना अधिक वो समझ पाते हैं क्यों। एंड एक और क्वेश्चन है कि जैसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट हम पहनते हैं तो एक्चुअल में तो हम हमारे घर में ही होते हैं बट हमको एक्सपीरियंस होता है किसी दुनिया का जैसे हम किसी दुनिया में आए हुए हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है क्या हम एक्चुअल में परम धाम में बैठे हैं और इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसा है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा है बाबा कहता है कि आप आते हैं सो ये प्रश्न का उत्तर आई एम नॉट वेरी श्योर थैंक यू। तो अभी समय हो गया है। सो आज के सेशन को हम बहुत ही अच्छे से बार बार सुने बार बार रिवाइज करें इसकी वीडियो कल पोस्ट की जाएगी ग्रुप में और कल भी। भाई आप भी सुनाइए ना आज के फिल्म के बारे में आपके थॉट्स सो हमें भी ये फिल्म है ये अनुभव पहले नहीं था लेकिन जब अनुभव हुआ तो बहुत खुशी हुई। अरे हमें एक नई फिल्म जैसे देखने को मिल रही है हर सेकंड। और इस दृष्टिकोण से जब हम देखना शुरू करते हैं कि ये बना बनाया है और सबसे बड़ी बात इसका फायदा ये हो जाता है कि हम बेफिक्र हो जाते हैं। हम कंट्रोल नहीं करते चीज़ों को और क्योंकि सब चीज़ें फिक्स हैं तो हम परेशान नहीं होते। एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते। हमको पता है सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है तो हम एक्सपेक्टेशन भी रखना छोड़ देते हैं चीज़ों से। हम हमारा पार्ट जो चल रहा है उसको भी साक्षी होके देखते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना होता है जो भी कर्म होते हैं हमारे वो बिल्कुल एक्यूरेट होने लगते हैं ऑटोमेटिक। पहले हम मेहनत करते थे कि कर्म हम ठीक करें इसको फिक्स करें और तनाव में भी आते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अपने संस्कारों को चेंज करने में लगे रहते हैं अपने पार्ट को चेंज करने में लगे और चेंज नहीं होता है तो उससे भी परेशान होते रहते। बट जब हम साक्षी हो जाते हैं इस पूरी फिल्म से ही न्यारा होके देखते हैं देन हम हमारा ओरिजिनल सत्य जो हमारा अदृश्य राजकुमार इनविजिबल प्रिंस जागृत होता है। और उसके पास जो खजाने होते हैं उसके पास जो शक्तियां हैं निर्णय लेने की शक्ति सामना करने की शक्ति सर्वशक्ति संपन्न है वो ऑलरेडी। बट वो जब जागृत होता है तो वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्म में भी रिफ्लेक्ट होती है पार्ट में हमारे। तो ये बहुत ही विशेष और ज़रूरी टॉपिक है। इसको जिसने समझ लिया उसके लिए जैसे लॉटरी लग जाती है जैसे बाबा बोलते हैं लॉटरी मिल गई है। तो ये लॉटरी है। ये इसी इसी के लिए दादी जान की जिसे एक बार किसी ने पूछा कि दादी आप फिल्म देखने नहीं जाते आपको फिल्म पसंद नहीं है। तो दादी ने बोला इतनी बड़ी फिल्म चल तो रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ फिल्म देखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि दादियों की स्थिति ऐसी थी उनको पता था ये सब बना बनाया ड्रामा चल रहा है इसमें कुछ भी हम चेंज होने की गुंजाइश ही नहीं है। इवन बाबा भी कितना साक्षी रहकर सब कुछ देखते हैं जबकि वो भगवान है उसके पास इतनी उसकी महिमा है वो जो चाहे कर सकता है। सब भक्ति में हम सुनते आए बट बाबा को पता है कि सब कुछ फिक्स है तो एक्यूरेट है ज़रा भी इसमें कुछ इम्परफेक्ट नहीं हो रहा है। और जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तब बाबा के सारे मुरली के महावाक्य हमको समझने आने लगते हैं कि बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है बना बनाया है रिपीट हो रहा है
जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होना है और अच्छा होना है। इस प्रकार के शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब हमको समझ में आता है कि सच में जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है और इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये फिल्म है। तो ये समझ हमें बेहद में लेके आती है और ऑटोमेटिकली साक्षी बनाती है। थैंक यू। सो वेरी नाइस शेयरिंग। थैंक यू रितंश भाई। आपको कुछ कहना है दीदी लास्ट में? या बस अभी क्या फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे, जिसके लिए फर्स्ट टाइम जिन्होंने सुना है उसके लिए वो सोचे, वापस देखे बाबा के महावाक्य जो जो भी आज हमने लिए। और होपफुली आप समझ गए हैं ये किस प्रकार फिल्म है। और या प्रैक्टिस ना, एक एक है समझ, पर दूसरा है बार बार प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसका इससे न्यारा होने का हम अनुभव कर सकेंगे। ये एक्चुअली ये योग है। ये याद, अपने आप को याद दिलाना। योग यानी हठ योग, बैठे बैठे करना वो योग नहीं है। चलते फिरते अपने आप को याद दिलाना कि फिल्म चल रही है, मैं केवल देख रहा हूँ, साक्षी। ये भी योग है। सो करते रहे, बहुत मजा आएगा। एक स्लाइड के बाद स्लाइड आ रही है, जा रही है, हम केवल देख रहे हैं। और जो हमारा सुख है वो है अलौकिक का सुख, क्योंकि अदृश्य राजकुमार जानता है वो कौन है। ये भी याद रखना है। अदरवाइज ड्रामा से सुख नहीं मिलता है तो एकदम अचानक डिसइंटरेस्ट या निराशा या ऐसा भी हो सकता है। तो बाबा के साथ परम धाम का अनुभव करना, ये भी इसके लिए एक मस्ट है। वन साइडेड एफर्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी राइट एफर्ट। सो दोनों तरफ से एफर्ट करना है। और कल हम बाबा के बारे में जानेंगे ना, बाबा कौन है। बाबा, बाबा यानी क्या, बाबा खुद के बारे में बाबा ने क्या हमें बताया है। सो वी विल नो अवर बाबा। थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण दीदी का। और कल का जो सेशन है वो भी ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब कल फिर से मिलेंगे। ओम शांति एंड गुड नाइट।